शाम को क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे निकलना होगा। इवन 4 बजे की ट्रेन है मेरी। तो ये तो आप कैसे करो कि आई डोंट नो, मुझे क्लास लेनी पड़ ही रही है। नहीं, टाइम के मेरे पास अभी 2-4 दिन तो और प्रॉब्लम है। 2-4 दिन क्या, एमडीएसयू में थोड़ा सा स्टिक मामला चल रहा है, और अभी जो उनका प्रोग्राम है 13 तारीख तक का, उसमें टाइम निकालना मेरे लिए, अभी तो संडे को ही मुझे लग रहा है कि हो पाएगा। लगातार कोशिश की मैंने, बीच में भी कोशिश की, पर थोड़ा सा टफ था। पर हाँ, मैं 15 दिन इन एक्स्ट्राओं को ये क्लियर है कि जब भी आपको मौका मिलेगा, चाहे संडे के माध्यम से या कैसे भी, जो अपना ये मान के चल लो, आप तो ज्यादा कुछ मत मान के चलो कि 15 दिन में अपना मेवाड़ मारवाड़ और ये हो जाता। मैं आपको इसको अलग से, आप जब भी चाहोगे अपना अलग से और एक्स्ट्रा कर लेंगे, और ये हो जाएगा, है ना। तो ये छोड़ो, अब आप करंट के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था लास्ट में, तो उम्मीद करता हूं कि वो तो याद होगा सबको। हाँ। हाँ, तो कोई बताएगा जमाबंदी क्या होती है? कृषि भूमि के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, हाँ, उनको अपन उनको जमाबंदी आधार। बोलते हैं, है ना। और ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट किया है? अर्जुनपुरा गांव नागौर। अर्जुनपुरा गांव नागौर में, है ना। उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने सोचा कि 1-2 घंटे की क्लास अच्छी खासी रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और रिकॉर्ड करते करते यहाँ तक होगा, मैंने अगली लाइन ही लिखी थी कि बीच में लाइट की कृपा हो गई। तो वो वीडियो 7 मिनट का ही हो पाया था, इसलिए वंशिका कह रही थी कि सर ये तो 7 मिनट का ही है, अब क्या करें। और जैसा कि मैं तो यही कह रहा हूँ तुमसे कि तुम मेरी टेंशन मत लो, जो टाइम ये ऊपर नीचे होगा मैं तो मैनेज कर लूंगा, और टाइम बस तुम्हें निकालना होगा। और तुम सोचते हो कि बिजी बिजी ये वो, देखो, बिजी तो हर कोई है आज, ऐसा फ्री कोई नहीं है। और ये टाइम अपनी जरूरत के हिसाब से अपन को मैनेज करना पड़ता है, और जरूरत के हिसाब से अपन को टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, खैर अपन उसको छोड़ते हैं, और जैसे ही करंट पे आप अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन नवंबर की करंट पे चल रहे हैं ना। तो ये सुना है सहकारिता? सहकारिता के बारे में सुना है? क्या सर? सहकारिता, सहकारिता। नहीं सुना, कोई बात नहीं। ये सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। ओके, खैर छोड़ो। ये एक सहकारिता एक समूह के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें अपन 10 लोग इस समूह को मिलकर बनाते हैं। कोई भी एक दूसरे को जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, कोई संस्था चालू करनी हो, कोई काम करना हो, तो इस तरीके से एक ग्रुप बनाया जाता है सहकारिता ग्रुप में। ऐसे ही ये बहुत समय से चल रही आ रही है। तो सहकारिता एक अभियान चलाया गया, वो राजस्थान सरकार ने चलाया गया। तो उसमें सब सर्वाधिक सदस्य कहाँ से बने, है ना। तो अपनी इंपोर्टेंट लाइन क्या है, राजस्थान सरकार के सहकार सदस्यता, राजस्थान सरकार के सहकार सदस्यता अभियान में सर्वाधिक सदस्य बने। सर्वाधिक सदस्य बने जयपुर से। राजस्थान सरकार के सहकार सदस्यता एक अभियान चलाया, सहकार सदस्यता के। उसका उद्देश्य ये था कि लोगों को जोड़ना, जो सहकारिता के बारे में लोग भूल चुके हैं। एक दूसरे की जो अलग अलग तरीके से अपन इनोवेशन करते हैं ना, बिजनेस आइडिया, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट योजनाएं चलाती है। एक दूसरे को सपोर्ट के माध्यम से, लोन उपलब्ध कराने के माध्यम से, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट के उद्देश्य होते हैं। उसी तरीके से राजस्थान सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान चलाया। वैसे सहकार सदस्यता अभियान चलाने के पीछे भी कई सारे पॉलिटिकल रीजन भी है, क्योंकि जो सहकार केंद्र सरकार का सहकार डिपार्टमेंट है, वो अमित शाह जी के पास में है। तो उन्होंने अलग अलग जगह इसको एक, अमित शाह जी ने इस बार इसको प्रायोरिटी पे लिया सहकार अभियान। तो अलग अलग राज्यों में प्रमुख रूप से चलाया गया था। वैसे ही राजस्थान सरकार ने भी सहकारिता अभियान चलाया।
और जिसमें सर्वाधिक सदस्य बने जयपुर में। अब इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसका उद्देश्य था युवाओं व महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना। युवाओं में महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना। अब कम से कम कुछ लोग ये सहकारिता पर आजकल इतनी सारी इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं कि सहकारिता को लोग भूल चुके हैं। आजकल लोगों की जरूरतें एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से पूरी हो रही हैं। इतनी सारी कंपनियां आ गई, वो अलग अलग तरह की सुविधा दे रही हैं, तो उनसे ज्यादा हो गई। सहकारिता को लोग भूल भी गए, क्योंकि सहकारिता वास्तविकता में क्या थी? सहकारिता जैसे ये है कि आप कॉलेज के 10 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप में ये डिसाइड किया कि जब भी हमें एक दूसरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की सपोर्ट करेंगे। कोई यदि अलग काम करेगा और वो चाहेगा कि हम उसके साथ जाकर काम करें, तो उसके साथ जितना हो सके हम उसके साथ काम भी करेंगे। गवर्नमेंट वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में काम करेंगे। गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए जो भी अपन को काम मिलेगा, उनकी तरफ से अपन को सपोर्ट मिलेगा, उन योजनाओं का फायदा लेने के लिए अपन एक समूह बना लेते हैं। इसके अलावा सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी, समाज कल्याण के लिए भी बहुत तरह अलग अलग तरह से। मान लो अपन को, तो यही मान लो कि जयपुर शहर का कोई एरिया अपन को साफ करना है और सदस्य बन गए, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, एक गली के सदस्य बन गए, मतलब कुछ भी। आप जैसे आपकी क्लास के पूरे 5 सदस्य बन गए कि हमें कॉलेज में अपनी क्लास के लिए ये चीजें करनी है, अपने कॉलेज फंक्शन के लिए ये चीजें करनी है। तो उस तरीके से एक अभियान तौर पे चलाया गया था कि लोग आए, जुड़े। जो लोग भूल चुके हैं सहकारिता को, जब भारत बैंकिंग सिस्टम भारत में डेवलप नहीं था और सारी चीजें इतनी डेवलप नहीं थी, तो सहकारिता एक प्रमुख रूप से संस्थान थी, उभरते हुए संस्थान थी। कहीं भी 10 लोगों ने कोऑपरेटिव बनाई, सोसाइटी बनाई और सोसाइटी के माध्यम से कार्य करने लगे। आज भी अपन सोसाइटी तो सब सुनते ही है ना, सोसाइटी तो लोगों को सबने सुनाई है। तो अपन ये कह सकते हैं कहीं कहीं सहकारिता और सोसाइटी में कुछ तो लिंक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही, पर कुछ सेम तरीके वो है, पैटर्न वही है ना। सहकारिता जो एक गवर्नमेंट नियम्स वगैरह सब कुछ है इसके बारे में। तो अपन यही है कि राजस्थान सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें सर्वाधिक सदस्य कहां से बने थे? जयपुर से बने थे। और जिनका उद्देश्य क्या था? जिसके पीछे युवाओं व महिलाओं को सहकारिता से जोड़ना, जिसके पीछे उद्देश्य था। ठीक है, ओके। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो एक चीज बहुत क्लियरिटी लेके चलता हूं कि हाँ, इसके बारे में जो बेसिक सी चीज है उसके बारे में बताया, तो इधर उधर की चीजें भी कवर हो कि अपन को पता तो चले एग्जैक्टली चीजें क्या है। क्योंकि जब अपन और चीजें पढ़ते हैं तो कई बार अपन टॉपिक को कराने के चक्कर में या उनके चक्कर में ध्यान नहीं देते, सिलेबस पे अपना ध्यान रहता है। पर ये चीजें भी करंट के साथ अपन को बहुत सारे ऐसे मुद्दे सुनने को मिल जाए, समझने को मिल जाए। आई होप मिटा दूं इसको, है ना। अरे भाई, बोलने को आज क्यों शर्माना, बोल दिया करो ना। मिटा दो सर। सोनू, आप ही बोल लिया करो। जिसको शर्म आती है वो चुप रहा करो भाई। अब कोई मुझे बताएगा रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या अंतर है? रूरल और अर्बन, कोई बेसिक बेसिक से चीजें बता दे। नहीं पता? रूलर में तो हाँ बोलो सानिया, बोलो। रूलर में तो ग्रामीण लोग और बस्तियां वगैरह है ना, जो ग्रामीण एरिया होता है उसे अपन रूरल बोल देते हैं, और जो शहरी एरिया होता है उसे अपन शहरी एरिया बोल देते हैं। अब जनरली रूरल एरिया में कौन सी भूमि होती है? तो इसमें कृषि भूमि होती है ना। इसमें कौन सी भूमि होती है? कृषि भूमि होती है रूरल एरिया में। और इसमें कौन सी भूमि होती है? गैर कृषि भूमि होती है। इसमें मुख्य रूप से कार्य सोचते हैं अपन कि जो भूमि है वो बिजनेस के लिए बनी है, कंपनियों के लिए बनी है, और कंपनियां उस जगह स्थापित हो सके, कंपनियां उस जगह अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके और कार्य कर सके। वही अपन ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सरकार सोचेगी तो कृषि भूमि के बारे में सोचेगी कि वहां का कृषि भूमि का विस्तार कैसे किया जाए, वहां की सिंचाई सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए। वहीं अपन अर्बन क्षेत्र की जब बात करेंगे तो वहाँ गैर कृषि भूमि के बारे में ये सोचेंगे कि यहाँ पर बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर एनर्जी के सोर्स कैसे बढ़ाए जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आया जाए, यहाँ का जो
आधारभूत ढांचा है वो कैसे सुधारा जाए, तो उसी हिसाब से सोचेगी। और रूरल एरिया में गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसी बनाएगी, दोनों का अपना अलग अलग तरीका हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट मनरेगा पर वही प्राथमिकता रखती है, तो वहां और तरीके से दूसरी योजनाओं पर प्राथमिकता रखती है ना। तो ये अपन को यही समझा कि रूरल ग्रामीण क्षेत्र की होती है जहाँ कृषि भूमि होती है, और अर्बन कौन सा होता है जहाँ गैर कृषि भूमि होती है, जो बिजनेस के लिए होती है, जो अपन व्यवसाय के लिए अपनी वो जगह होती है, जहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट कर सकें, बढ़ा सकें, एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन क्रिएट कर सकें। एक शहरी अपन कह सकते हैं, ग्रामीण और शहर, है ना। रूरल क्या हो गया, ये तो अपना ग्रामीण हो गया, और ये क्या हो गया, शहर हो गया। अरे गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई, और बिल में गवर्नमेंट ने संशोधन किया, अर्बन एरिया संशोधन, है ना। और इसमें ये संशोधन किया गया कि जो गैर कृषि भूमि है, कौन सी गैर कृषि भूमि है, ये तो रहेगी, लेकिन जो कृषि भूमि है, और इसको अपन किस में बदलना चाहे, गैर कृषि भूमि में बदलना चाहे। कृषि भूमि को किस में बदलना चाह रहे हैं, गैर कृषि भूमि में। बहुत आसान है बदलना, है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कौन सा क्षेत्र है, अर्बन शहरी क्षेत्र है, वहां तो लैंड ही कौन सी होनी चाहिए, वहां तो गैर कृषि भूमि होनी चाहिए, वहां तो जगह बिजनेस के लिए होनी चाहिए, वहां तो इन्वेस्टमेंट प्लांट के लिए चीज सोर्स डेवलप करनी चाहिए। तो अपन को यहाँ क्या करना है कि उसी तरीके से गवर्नमेंट एक योजना लेके आई है, और बेसिक सी योजना है कि अर्बन एरिया संशोधन बिल लेके आई, और उसमें एक सिंपल सा संशोधन किया गया। जब अपन कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट कराते हैं, तो अब तक क्या बहुत सारा टाइम लग जाता था, है, महीने में तो कोई सोच नहीं था, 6 महीने लग गए, साल लग गए, तो उससे कहीं ना कहीं बिजनेस प्रभावित हो रहा था, नहीं जो विकास हो रहा था वो प्रभावित हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने बिल लेके आई कि जो कृषि भूमि है उसको अपन गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करवाने के लिए मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिन के लिए अधिकतम गवर्नमेंट को एक किसी ने आवेदन कर दिया तो कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। अधिकतम 30 दिन में कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में अपन को कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी, है ना। तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सुधार किया है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जो करती है कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में, उसमें टाइम लग जाता है, और टाइम के कारण कहीं ना कहीं विकास या बिजनेस प्रभावित ना हो, इसके लिए अधिकतम क्राइटेरिया तय कर दिया कि अधिकतम आपको कृषि भूमि को 30 दिन के अंतर्गत गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। अपन देखते हैं, जैसे अपन बेसिक से एग्जांपल लें, चौमू के आसपास कहीं कहीं एक छोटा शहर अपन कह सकते हैं कि डेवलपिंग सिटी है, अभी से शुरुआती तौर पर छोटा सा शहर है, लेकिन उसके आसपास कौन सी लैंड है, पूरी एग्रीकल्चर लैंड है। अब कोई चाहे कि ये तो पूरा शहर सिटी के आसपास है, अब उसको वो गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट कराना चाहे, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे, और कम समय में ही कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने अधिकतम सीमा तय की है ना। तो आपको इसमें लिखने की यही बात है, बस इतनी सी लिखना क्या है। करंट का एक ही ये नहीं है कि बहुत सारी सब चीज अपन को हाँ पता होना चाहिए थोड़ी सी, ये कि ये क्या होता है, पर याद क्या रखनी है, अपन को बार बार रिवीजन क्या करना है ना, तो वही लाइन अपन लिखने की कोशिश करेंगे बस, है ना। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन की अधिकतम सीमा कर दी, तो वो कर दिए 30 दिन। 30 दिन के अंतर्गत आपको कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी, और ये संशोधन बिल लेके आई थी, उसके माध्यम से ये चीजें की थी। बस आप इसी में इतना याद रख लीजिए, है ना। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है, 30 दिन कर दी है। अब एमएसआरए, एमएसआरए क्या है,
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये एक अभियान लेके आई थी गवर्नमेंट सरकार, राजस्थान सरकार। और इसका जो मेनली उद्देश्य था, स्कूलों में एनईपी 2020 लागू करना। MSRA क्या थे? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य था स्कूलों में एनईपी 2020 लागू करना। अब एनईपी क्या है, ये तो मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। आप रोज जब कॉलेज जाते हो या कोई भी चर्चा होती है, या आप के जैसे कॉलेज का जब रिजल्ट आता है सेमेस्टर वाइज, जैसा आप सबको वो आजकल देखना पड़ रहा है, BA में, PG में, ग्रेजुएशन में, तो वहां की सब नई शिक्षा नीति की बात होती है। तो वही शिक्षा नीति है। अभी तो मुख्य रूप से ही शिक्षा नीति ग्रेजुएशन लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अप्लाई हो रही थी। अब उसको गवर्नमेंट स्कूलों में भी अप्लाई करना स्टार्ट किया है, और उसके तहत गवर्नमेंट ने एक टारगेट डिसाइड किया, अभियान चलाया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और उस अभियान का उद्देश्य था स्कूलों में एनईपी 2020 को, नई शिक्षा नीति को लागू करना, है ना। तो अब ये नई शिक्षा नीति स्कूलों में भी बढ़ने वाली है, इसका चीजें स्कूलों में भी समाहित होने वाली है। और कहीं कहीं जो अब तक जो युवा 1 वीक सीरीज से बहुत आसानी से ग्रेजुएशन कर रहे थे और वो अच्छी तरीके कर रहे थे, अब वो चीजें थोड़ी शिफ्ट होकर स्कूलों में भी बढ़ रही है। तो कहीं कहीं वहां भी परसेंटेजों को कम ज्यादा तरीके से प्रभावित हो सकती हैं, वहां भी चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, है ना, लिख लिया होगा। यस सर। हमारे यहाँ 86 19 53 81 15 86 19 53 81 छोड़ दो, लाइव क्लास चल रही है हमारी। तो या बात कर ले, जब कर दीजिए कितने पैसा हमने ना दे दो, तो क्या कम पैसा है यार, हमको किए तो 3000 रुपए। ठीक, मैं हाँ, अब तो ये तो क्लियर हो गया होगा एनईपी 2020 क्या है। बिना वो घेर लो, मैं कॉल कर लूंगा। ये तो क्लियर हो गया होगा एनईपी क्या है। क्योंकि सर पूछो ही मत, यस सर। जिनके बैक आती है उनसे पूछो फिर। हाँ सर, उनसे पूछो। खैर देखो, बैक तो पहले भी आती थी, अब थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो ये कोई बुराई की चीजें नहीं है। ये धीरे धीरे चीजें सिखाती हैं उन लोगों को जो बिना पढ़े वो सोचते हैं कि आज रात 1 वीक सीरीज उठानी है और सुबह पेपर देना, तो स्वाभाविक तौर पर हाँ, मुझे दुख उन बात का होता है उन लोगों का जो पूरी साल कॉलेज जाएंगे, पूरी साल कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में सारी चीजें करेंगे, सब चीजों में भाग लेंगे, बस पढ़ाई में को छोड़कर फिर उनके बैक आती है ना, तो फिर दुख उनको भी होता है और लोगों को भी होता है ना। तो मुझे लगता है कि जो लोग आप सब लगभग रेगुलर कॉलेज वाले हो, तो कॉलेज जाओ तो एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो कि जब भी आपका लेक्चरर हो रहा है, चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरर हो, तो उसमें एक चीज ध्यान रखें कि जो पढ़ रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मत सोचो कि लास्ट दिन पढ़ लेंगे। आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आपको लगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया है ना, और सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का आपने सिलेबस देखा और पेपर देखा, उसके अकॉर्डिंग खुद की चीजें डेवलप करो ना। हाँ, उसमें टॉपिक में है और आप इससे आए दाएं बाएं कुछ आया तो बस। अरे जो लेक्चर में होता है ना, सबसे पता है, मैंने अभी मैम को सजेशन भी दिया था कॉलेज में कि मैम, खैर ये आई डोंट नो, इस बार यदि मैं रहा तो अप्लाई हो ही जाएगा, करवाई देंगे इस बात को कि जब भी आपका जैसा एग्जाम हो, मान लो आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो और 2 दिन पहले आपकी छुट्टी है, अब 2 दिन का गैप है, या मान लो गैप नहीं है, मान लो आप तो कल ही मान लो, और आज आपको शाम को दूसरा पेपर देखा है और कल आपका एग्जाम है, तो 4 घंटे की 5 घंटे का यदि एक लेक्चरर हो जाए, जिसमें टीचर, वो लेक्चर ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन में पूरा
आपको एक बार रिवीजन करा दिया जाए, जो क्लास में बातें बताई थी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी याद दिला दी जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो बैक आ रही है ना, तो ये मुहाने पे खड़े, ये उनको पास होने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। खैर ये आप यदि कभी ऐसा इस बात को आप भी अपनी बातें उठा सकते हो, रख सकते हो कि सर हमें जब भी हमारी क्लासें हों या जब भी आपका एग्जाम हो तो उसके एक दो दिन पहले रिवीजन क्लास रखें। और वो ऑनलाइन, ये जरूर नहीं कि मैं क्लास, मान लो आपको पॉलिटिकल के बारे में रिवीजन कराना है तो पॉलिटिकल के बारे में आपको ऑन बोर्ड हो, कैमरा हो, जरूर नहीं, एक ऑनलाइन जैसे होस्टिंग के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से, ग्रुप कॉलिंग के माध्यम से सबको अपन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक पूरा रिवीजन करा सकते हैं कि संविधान, जैसे संविधान क्या है, संविधान की मुख्य मुख्य बातें क्या है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, तो उनसे ही वो चीजें जो लोगों को बिल्कुल याद नहीं है या कोई को साल कॉलेज आने के बाद चीजें भूल गए, तो वो चीजें याद आ जाए तो शायद वो फेल होने से, बैक होने से पास हो जाए, है ना। खैर अगले लिखियो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान की श्रेणी, ईज ऑफ बी डूइंग बिजनेस में राजस्थान की श्रेणी कौन सी है। जैसा नाम से पता चला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब जहां बिजनेस करने में आसानी हो, उसमें राजस्थान की श्रेणी कौन सी है, तो वो है टॉप अचीवर श्रेणी, टॉप अचीवर श्रेणी, इसमें राजस्थान को रखा है, टॉप अचीवर श्रेणी है राजस्थान। सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही। सर 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 आवाज नहीं आ रही। आवाज गई। ओके, अब तो आ गई ना आवाज। हाँ सर आ गई। हाँ सर। तो ईज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, रटने वाला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी श्रेणी है, टॉप अचीवर श्रेणी, ऑप्शन आ जाएंगे, टॉप श्रेणी, टॉप अचीवर श्रेणी, अचीवर्स श्रेणी, है ना। तो इस तरीके से फिर है वीरता पदक, वीरता पदक मिला है सांवरलाल बिश्नोई, सांवरलाल बिश्नोई को। सर फिर गई सर आवाज आवाज। ही नहीं आ रही। तो वीरता पदक सांवरलाल बिश्नोई को मिला।
सर सर हाँ ब्लू मार्कर यूज में मत लो। क्या? ब्लू मार्कर यूज में मत लो, दिख नहीं रहा। ओके ओके, है ना। अबे सरकार, जैसा आप सब लोग रोज देखते हो कि पहले सुना होगा, जब अपन मार्केट जाते हैं तो अपन को सबसे पहले जब एक चीज जरूरत पड़ती है अपन को, पन्नी। अपन कैरी बैग तो कोई आदत है ही नहीं कि कैरी बैग लें या कैरी बैग ले जाए। तो मार्केट की आप उसको जब भी अपन को कैरी बैग की जरूरत पड़ती है तो अपन क्या देखते हैं? प्लास्टिक। चाय किस में पीते हैं? प्लास्टिक के कप में। हर जगह प्लास्टिक काम आता है और सरकार लगातार प्लास्टिक पर रोक लगाने की अलग अलग संस्थाएं, वर्ल्ड लेवल पर भी, इंडिया लेवल पर भी, राजस्थान लेवल पर, हर जगह कोशिश होती है कि प्लास्टिक का यूज कम हो। उसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने नियम बनाए और प्लास्टिक को बैन भी कर दिया। और उसके लिए सरकार ने क्या किया था, 5,000 रुपए प्लास्टिक, मान लो कोई शॉप वाला है या कोई दुकान वाला है, प्लास्टिक की थैली में आपको सामान दे रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली में, तो आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हो और उसकी शिकायत करने पर आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी 5,000 रुपये बढ़ाकर कर दिए गए हैं 15,000 रुपये, है ना। कितने कर दिए गए? 15,000 रुपये। 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये। यदि आप कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहा है और उसकी शिकायत आप राजस्थान गवर्नमेंट को देते हो, राजस्थान सरकार को उसकी शिकायत करते हो, तो आपको पुरस्कार के रूप में 5,000 की मिलते थे पहले, और अब वो बढ़ाकर कर दिए गए हैं 15,000 रुपये। आपको उसकी शिकायत के बदले आपको 15,000 रुपये पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, है ना। तो आप इसमें लिख लीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत पर अब 5,000 की जगह 15,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, पुरस्कार राशि दी जाएगी। किस पर? सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत करने पर। कोई भी जो शॉप वाला है, कोई भी जो आपको लगे कि आप इसकी शिकायत करना चाहते हो, वैसे तो ये चीजें थोड़ी बाहरी बातें ज्यादा है, इंटरनली तो आप सब जानते हो कि ना तो अपनों को ऐसी आदत है, अपन में भी कमी है कि अपन बिना कैरी बैग के, बिना कुछ ले बस सामान लेके आना, तो बस वही पन्नी की थैली चाहिए अपन को। तो अपन ही जब जागरूक नहीं है तो दुकान वाला बेचारा क्या करे? उसे तो अपना सामान बेचना है तो वो तो रखेगा। खैर, किसी को ये चीज का दुरुपयोग खूब होता है, किसी की शिकायत करनी हो, किसी से बहस करनी हो या अपना बदला निकालना हो, तो अच्छी खासी उपाय है कि शिकायत कर दो और आपको 15,000 रुपये उस शिकायत में। पर हाँ, उसका आपको शिकायत ऐसी करनी है कि पकड़वा भी आनी चाहिए। आपने शिकायत कर दी, जब गवर्नमेंट उसको देखने आई तो उसके पास प्लास्टिक नहीं मिली, तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की शिकायत पर अब 5,000 की जगह कितनी पेनल्टी है? 5,000, सॉरी, 5,000 की जगह 15,000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। और ये कौन देगी? राजस्थान सरकार देगी। लिख लिया होगा? हाँ सर। है अगला, बेस्ट टू
वंडर पार्क बनाया जा रहा है। या कहां बन रहा है वेस्ट टू वंडर पार्क? जयपुर में। बस याद रखने वाली यही बात है, वेस्ट टू वंडर पार्क कहां बन रहा है? जयपुर में। सिटी पार्क तो अच्छा, तुमने पर जयपुर ही नहीं घूमा ढंग से, सिटी पार्क का घूमा होगा। जब शुरुआत में सिटी पार्क बन के तैयार हुआ था तो जयपुर वालों को ऐसा लगा जैसे क्या नया टूरिज्म खुल गया है, क्या नया कोई ऐसा चीज आ गई, बस लोग सिटी पार्क ही भाग रहे हैं। वेस्ट टू वंडर पार्क कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में। देख लिया होगा। हाँ सर। अरे ये तो यही खराब हो गया। उसके बाद लिखो राष्ट्रीय राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान, ये किसको मिला है? कला रत्न सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर सुशील बिश्नोई को। राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर सुशील बिश्नोई को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है आवानेरी बावड़ी। कोई बताएगा कहां पे है ये? नहीं पता। ये है दौसा में। मुझे समझ नहीं आता ये इसको जो चीजें अपन अभी देखने वाले हैं, पहले बासर कोई ये आवानेरी बावड़ी दौसा में है और इसको पर्यटन ने एक अलग दर्जा दिया गया। अलग दर्जा क्या कि ये टॉप 5 पर्यटकों की श्रेणी में आया। अब कैसे आया है ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि पर्यटक आते हैं, लोकल पर्यटक आते हैं आसपास के, पर ऐसा नहीं कि ये इतना, खैर इसके ऊपर कई सारी मूवियों की शूटिंग जरूर हो चुकी है आवानेरी बावड़ी पर। ये लिखिए होगा आपने। आवानेरी बावड़ी तो पर्यटकों की श्रेणी के आधार पर या पर्यटकों की संख्या के आधार पर देश के टॉप 5 में जगह बनाई है आवानेरी बावड़ी ने। एक चीज है, यहाँ पर पर्यटक उस तरह के नहीं आते रेगुलर बेसिस पर एक तो लोकल पर्यटक ज्यादा आते हैं, सेकेंडरी कोई कई एक दो मूवियों की शूटिंग भी हुई है, तो उस तरीके से। पर अभी किस वे में इसको देश के, खैर अभी अपन को यही याद रखना है, पर्यटकों की संख्या के आधार पर देश के टॉप 5 पर्यटकों की श्रेणी में शामिल। कौन? आवानेरी बावड़ी। जनरली अपन को ये पता होना चाहिए बेसिक, जैसे छोटे मोटे एग्जाम में सीईटी, वीएसटीसी, उनके में तो
ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अवानेरी बावड़ी कहाँ है, तो वो दौसा में है। अपन को जो अपन देखा पर्यटकों की संख्या क्या था, तो उसको देश के टॉप 5 पर्यटकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसको? अवानेरी बावड़ी को। हरमनप्रीत कौर, मुझे लगता है इनके बारे में सब जानते होंगे, और नहीं जानते तो बड़ी दुख की बात है। इनका पुतला लगाया जाएगा कहाँ लगेगा? नाहरगढ़ फोर्ट म्यूजियम में। किसका? हरमनप्रीत कौर का। अच्छा, ये ऐसा है कि कोई मानवाज में तुम में से जो हरमनप्रीत कौर नहीं जानता? अब तो ये और बोल दिया ना, ये तो सब जानते होंगे, तो कैसे बनाए, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा बोल दिया नहीं जानते। नहीं जानते। हाँ, वंशिका सच में नहीं जानते? नहीं। खैर, अभी इंडिया वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता। जीता या नहीं जीता? उसका देख, नाम ये था क्या? हाँ सर जीता है, याद आ गया सर जीता है। हाँ, अब यार जैसे तुम किसी को ही नहीं पता था, अरे बाप रे। सर मैं ही पागल नहीं हूँ। सर इसको वो पद्मश्री भी तो मिला है ना इसको। अरे तो वो अपन आ जाएंगे, अभी जो अपन जो बात है उस पे बात कर रहे हैं ना। आपको तो अभी तो वो, आपको ये तो पता, पर वैसे नहीं पता हरमनप्रीत कौर कौन है। हाँ तो सर पागल मैं ही नहीं हूँ, सारे पागल नहीं हैं। नहीं नहीं, तो मैंने आपका, आप सिर्फ आपसे तो नहीं कहा ना, सबसे ही कहा है। तो देखो, सबसे भी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप बेसिक सी मैं एक बात बताता हूँ। देखो, अब यदि ये इंडिया वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता, तो नो डाउट कि थोड़ी सी उनकी पॉपुलैरिटी जो क्रिकेट की बॉयज तक थी, वो लड़कियों तक भी गई है। गर्ल्स भी उस चीज को एक अपने प्रेरक के रूप में देख सकती हैं। और देश के कुछ गिने चुने लोग जब कुछ ऐसा करते हैं, अलग करते हैं, और अपने श्रेणी के लोग करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर रुचि ज्यादा जाती है। अब लड़कियां ही यदि इंडिया वुमेन्स का को थोड़ा सा प्रमोट नहीं करेंगी, तो थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से देखी जाती है। अब वर्ल्ड कप जैसी चीज, वैसे तो लड़कियां लड़कों का वर्ल्ड कप भी देखती है। अभी लड़कों को विराट कोहली, युवराज सिंह, इनके सबका नाम पता होगा, आधी से हाँ ज्यादा पता है। स्टोरियां भी देखी होंगी। और अब इनकी स्टोरियां क्यों नहीं, आई डोंट नो, इनकी भी आजकल तो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी हो चुकी हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जितने भी मेंबर थे, चाहे हरमनप्रीत कौर हो, चाहे स्मृति मंदाना हो, है ये नो डाउट बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी है आज इंडिया की। तो इनका एक पुतला लगेगा, और वो लगेगा नाहरगढ़ फोर्ट म्यूजियम में, इनका पुतला लगाया जाएगा, है ना। अभी इतनी सी याद रख लो, है ना। नेक्स्ट है गिव अप अभियान। गिव अप यानी क्या है? ये सिंपल सी बात है कि स्वेच्छा से जो अपनी सब्सिडी को छोड़ना। जो लोग इस लायक है कि वो अपनी, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब इस श्रेणी में नहीं आते, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे, या गवर्नमेंट सब्सिडी की उनको जरूरत है, उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है ना। तो ये है स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना। ये तो सब सब्सिडी का मतलब तो जानते ही हो ना। सब्सिडी का मतलब होता है कि जैसे अपने
सिलेंडर हुआ या कोई और अपन बहुत सारे सामान खरीदते हैं, जिन पर गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सस्ते दामों पर उपभोक्ताओं को या जरूरत जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल फैमिली के लोग हैं उनको वो सस्ते दामों पर मिल सके। सपोज करो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर मान लो वैसे तो जनरली वो 1200 रुपए का पड़ रहा है, अब गवर्नमेंट क्या करती है उस पर 500 रुपए खुद की तरफ से सब्सिडी देती है ना, 500 रुपए खुद की तरफ से कंपनी को दे देती है, जिससे अपन को वो 700 रुपए में ही पड़ जाता है ना। एक सिलेंडर कितने का पड़ रहा है, मान लो 1200 रुपए का आ रहा है, कंपनी को 1200 रुपए की लागत है, कंपनी को तो 1200 रुपए चाहिए, वो कौन दे, कंज्यूमर देगा या सरकार देगी, वो मतलब नहीं है, तभी उसका माल बेचेगी वो, क्योंकि वैसे लॉस में चले जाएगी, है ना। तो इसमें क्या करती है, 700 रुपए तो किसने पर छोड़ देती है, कंज्यूमर पर, उपभोक्ता पर, और 500 रुपए किसने दे दिए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, है ना। आजकल तो लाइट पर भी सब्सिडी दे रखी है गवर्नमेंट ने, है ना। अपन जब सारी योजनाओं को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो अपने आप चीजें एक दूसरे से थोड़ी सी रिलेट करनी पड़ती है। सर आवाज ही गई। अमृत कलश योजना है कि CSR व एनजीओ के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को IIM, IIT व बड़े शिक्षण संस्थाओं में घुमाना, है ना। CSR व एनजीओ के माध्यम से, ये क्या है, अमृत कलश योजना। अब अपन देखेंगे कि CSR क्या होता है और एनजीओ क्या होता है। ये आपने जनरली एनजीओ के बारे में तो सुन रखा होगा, और CSR के बारे में शायद मेरे हिसाब से नहीं सुन रखा होगा। एनजीओ जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो अलग अलग संस्थाओं से पैसा कलेक्ट करते हैं, या कोई जैसे अपन कहते हैं चंदा, डोनेशन के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे सोशल वेलफेयर में लगाते हैं। ये कार्य होता है जनरली एनजीओ का। और CSR क्या होती है, ये होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस CSR में मैक्सिमम जो बड़ी कंपनियां हैं, जो उनका एक प्रॉफिट होता है, उसमें 2%, वैसे इनकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। शायद कोमल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा CSR थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छे से, कि CSR क्या होता है। तो CSR जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने
प्रॉफिट का एक फिक्स परसेंटेज, 1%, 2% वैसे मैक्सिमम 2% तक उनको सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है, उनको सोशल वेलफेयर के लिए लगाना ही पड़ता है। तो उसी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना CSR व एनजीओ के माध्यम से, और विद्यार्थियों को IIM, IIT और वे बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनमें घुमाना, उनके लिए विजिट कराना कि उनमें उनको कुछ चीजें उनके प्रति जान सके कि वो कैसे कार्य करते हैं, कितने बड़े शैक्षिक संस्थान है। सर आवाज नहीं आ रही। वंशिका, आवाज सुन रहे हो मैं आप मेरी? हाँ सर। IIM क्या होता है? क्या पता। ओके। और IIT? IIT तो कोर्स होता है ना। कोर्स होता है। ये IIT और IIT है ना, ये अपने आप में बड़ी शिक्षण संस्थान। IIT कॉलेज ही है ना, कोर्स नहीं है इसे, आप कॉलेज कोर्स तो ग्रेजुएशन का ही मिलेगा उन्हें, है ना। बात है IIT से ग्रेजुएशन की है या IIM से की है, कहाँ से की है, समझ रहे हो आप? ये IIT कोई एक्चुअलिटी में कोई कोर्स नहीं होता, ये संस्थाओं के नाम, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, वैसे ही IIT अपनी एक कॉलेज होती है, एक संस्था होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एम का मतलब मैनेजमेंट के लिए काम करता है, और ये मतलब टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। ना, ये तो मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और ये टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। जो भी टेक्निकल स्टडी होती है, टेक्निकल में ग्रेजुएशन होती है, साइंस के लोग हैं, वो किस में जाएंगे? IIT। और जिनको मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करने होते हैं, वो किस में जाएंगे? मैनेजमेंट से MBA करना हो, PG करना हो या कोई अदर कोर्स करना हो, वो कौन से आ जाएंगे? IIM के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये IIM बहुत बड़ी प्रशिक्षित और बहुत बड़े गुडविल जिनकी है, इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी IIT और IIM संस्थान है, वो सब उनमें गिने जाते हैं जिनके माध्यम से अच्छा करियर या अच्छी कुछ शिक्षा प्रदान की जा सके, अच्छा कुछ सीखा जा सके। IIM एंड IIT, IIT टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करता है, वहीं IIM मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करता है। बात ये रही। अब आपने आज तक सुना कि IIT, IIM, ये तो सबने सुन रखा है, बस ये कि कोर्स होते हैं, नहीं, ये कोर्स नहीं होते, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये संस्थान है जो उस तरह के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको बहुत आश्चर्यजनक होगा, आई होप इस जो सबसे ज्यादा इंडिया में जो गुडविल है, जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है, वो है IIM। IIM क्यों ये भी कहा जाता है कि सबसे टफ, इन संस्थाओं से IIT में, IIM में एडमिशन लेना थोड़ा सा और टफ है बजाय IIT के। IIM में एडमिशन लेना थोड़ा सा और टफ है बजाय IIT से। IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद लोग IIM में जाते हैं, IIT से ग्रेजुएशन करने के बाद कहाँ जाते हैं लोग? यहाँ से पढ़ने के बाद लोग इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये एक टॉप मोस्ट जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनके CEO होते हैं, वो बाहर में इनसे ही निकलते हैं, IIT से और IIM से। जो मेन CEO पोस्ट होती है, वो जनरली ये लोग होते हैं। IIT के बाद कोई IIM गया और वहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किया, जनरली वो होते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम है, जैसे CET के नाम से आते हैं, वो CET नहीं है, एक कैट है, इसका मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये
देती है IAM, और इसको पास करने के बाद और भी प्रोसेस होती है। इनको इनके अलग-अलग सेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, उनमें इंटरव्यू, वाइवा, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, तब जाकर IAM में एडमिशन मिलता है। और इनकी जो लेवल ऑफ है, वो एक अपने आप में अलग लेवल है और एक अलग क्राइटेरिया है इनका। तो नो डाउट IAM अपने आप में उन संस्थानों में जिनको बहुत बड़ा आदमी बनना हो ना, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक या कुछ ऐसा पढ़ाई के दम पर, वो भैया IAM में जाए, है ना? और जैसा कि राजस्थान में बात करें तो दोनों एक-एक ही, यानी जो IIM है, वो है उदयपुर में, और जो IIT है, वो है जोधपुर, है ना? ये दोनों IIT और IIM अलग-अलग संस्थान। ये क्लियर हो गया? अब तो पता चल गया IIM और IIT के क्या होते हैं। हेलो, कोमल, हाँ सर। पता चल गया? हाँ। यस सर। ओके, है ना? IIT और IIM ये शिक्षण संस्थान है जो अलग-अलग तरह कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और उनके माध्यम से इनकी गुडविल थोड़ी-सी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। इनमें एडमिशन लेना थोड़ा-सा टफ कार्य है ना? इतना आसानी से एडमिशन, ये मानो IIM में एडमिशन लेना एक तरह IAS पर नहीं पड़ा हो। तो अमृत कलश योजना सरकार ने स्टार्ट की है कि CSR व एनजीओ के फंड इकट्ठा करो, और उनके माध्यम से IIM, IIT व और जो बड़े शिक्षण संस्थान है राजस्थान और इंडिया के, उनमें इनको विजिट करा के लाओ, इनको विद्यार्थियों को, बालक को, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लेवल हो या स्कूल लेवल का। अब करंट का मतलब यही नहीं रहेगा कि सिर्फ आपके एग्जाम पे डायरेक्ट करंट का मतलब, ये जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी यहीं से कनेक्ट होती है। कोई मुद्दा चल रहा है तो अपन उनसे चीजें, पुरानी बातें, नई बातें, सारी चीजें कर पाते हैं। मनरेगा का नाम सुना है सबने, है ना? सुना होगा। अब कोई ये बताएगा इसका नाम क्या कर दिया गया है, मनरेगा नाम बदलकर। जी राम जी। हाँ, जी राम जी, इसका नाम कर दिया गया है। ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक और हॉट मुद्दा है थोड़ा सा, जिस पर एक अलग-अलग तरह से अपने-अपने विचार रखे गए। वहाँ वही मनरेगा का नाम महात्मा गांधी पर था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है सर, क्लियर आ रही नहीं। मनरेगा का वही महात्मा गांधी से संबंध है, तो सबूत लगाएगी। वही श्री राम जी का संबंध किससे? भगवान श्री राम से। तो एक तरीके से ये अलग अलग बहस का मुद्दा हो सकता है, कोई इसको किस तरीके से देखे, पर अपन को इतना ही देखना है कि मनरेगा का नाम बदलकर अब श्री जी राम जी कर दिया गया है, और ये महात्मा गांधी के नाम पर था और ये भगवान श्री राम के नाम पे है। अब इसमें एक कुछ नहीं, मैं इसमें कोई करंट का ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है, पर जनरली मैंने इसलिए थोड़ा सा ये ले लिया। इसमें एक थोड़ा सा प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान क्या है, फॉर्म पॉन्ड। इसके तहत क्या था कि मनरेगा में फॉर्म पॉन्ड बनाए जाते थे। और फॉर्म पॉन्ड क्या होते हैं, जो अपनी खेती होती है, अपना जो प्राइवेट लोगों की, निजी लोगों की जमीन होती है, उस पर लोग क्या करते हैं कि कृषि भूमि पर छोटे छोटे तालाब बनवा लेते हैं, और उन तालाब के माध्यम से वो अपनी खेत की सिंचाई कर सके। फॉर्म पॉन्ड नाम था, दिया गया था उसको। तो फॉर्म पॉन्ड के माध्यम से वो आम पब्लिक को सरकार सुविधा उपलब्ध करवा रही थी कि वो मनरेगा के तहत वो चीजें करवा सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट उनको पूरा प्रावधान करती थी। अब इसके लिए कहा कि फॉर्म पॉन्ड योजना के तहत ही पहले फॉर्म पॉन्ड क्यों बनाए जाते थे, ये मुख्य रूप से बनाए जाते थे कृषि सिंचाई के लिए, है ना। अब एक है टाका, इसका मतलब होता है जल जल संरक्षण से। टाका जनरली क्या होता है कि मुख्य रूप से ये पश्चिमी राजस्थान में शब्द बहुत प्रचलित है। रेगिस्तान में ये बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे बना दिए, और उनमें पानी की व्यवस्था घर पर ही कुछ जगह घरों के आगे भी एक जगह ऐसा पानी बनाया जाता था जिसमें पूरे बरसात का पानी भर जाए, है ना। और वहां पर पूरा बरसात का पानी
को वो इस तरीके से बनाते थे, संचित करते थे कि वो किसी भी यूज में लिया जा सके, चाहे वो पी भी सके, चाहे उसको किसी भी काम में वो ले सके। तो टाका एक तरीके से अपन जल संरक्षण, अब वो ये भी बनाए जा सकते हैं। पहले सिर्फ फॉर्म पॉन्ड बनाए जाते थे, अब टाका भी इसी योजना के तहत बनाया जा सकता है। बस इतना सही है। अभी आपको इसमें से ज्यादा में जो लिखने की बात है वो इतना से लिखो बस। लिख लिया होगा? हाँ सर। है ना। फिर गवर्नमेंट ने एक और योजना स्टार्ट किया है बैलों के लिए। बैलों से खेती करने पर लघु व सीमांत किसानों को लघु व सीमांत किसानों को 30,000 रुपए वार्षिक सहायता। 30,000 रुपए वार्षिक सहायता। जो लोग जो भी खेती करता है, जो छोटे किसान है और मध्यम वर्ग के जो किसान है, उनके लिए गवर्नमेंट सरकारी राजस्थान सरकार योजना लेकर आई है कि आप यदि बैलों से खेती करते हो, बैलों को अपनी खेती में उपयोग करते हो, तो आपके लिए 30,000 रुपए सरकार वार्षिक सहायता के रूप में प्रोवाइड कराएगी। वार्षिक सहायता के रूप में प्रोवाइड कराएगी बैलों से खेती करने पर। और गो सर, जैसे क्या बैलों से भी कोई खेती करता है? अब तो ट्रैक्टर है और भी नई नई चीजें, और बैलों से खेती करने पर क्या फायदा होगा, है ना। तो क्या फायदा होगा? क्यों हम बैलों से खेती करेंगे? गवर्नमेंट इसका क्यों, इसका उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट को चलाने के पीछे? उसके पीछे बेसिक सा उद्देश्य, एक तो जो गायों के साथ साथ बैलों की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो उनकी कमी आ रही है लगातार, उनकी सुरक्षा हो जाएगी। उनकी कमी कहीं लोग संभालने लग जाएंगे उनको। दूसरा जो उद्देश्य है सरकार का, उसके पीछे ये है कि जो बैलों की खेती करेंगे, तो पूरे तो अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक शब्द है उनसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? हम सब लोग इस मुद्दे से शायद नहीं जुड़े हो, पर ये सुन भी रखा हो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो पता है क्या सोनू, क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? क्या नहीं पता सर। नहीं होता है ना, कोई बात नहीं। सर, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकलों का इनका प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, राइट है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप खेती में केमिकल व दवाइयों का प्रयोग नहीं करोगे। प्रयोग नहीं करोगे किस पर? खेती में केमिकल पे दवाओं का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई? क्योंकि इनसे जो आप आज स्वाभाविक तौर पर देखते हो कि जो अपने उत्पादन में इनसे बड़ी वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो पहले उस अनाज की एक क्वालिटी होती थी, जैसे खाने से अलग टेस्ट होता था, जो इनके प्रयोग से कहीं कहीं बीमारियां सब्जियों में, इनमें सब जगह केमिकल उपयोग किया जाता है, तो उनसे कितने दुष्प्रभाव पड़े हैं। इकोनॉमिकल तो हो सकता है कि अपन को फायदा हो, लेकिन अपन सोसाइटी के हिसाब से सोचे, एक तरीके से जीवन रक्षा के हिसाब से सोचे, या लाइफ के हिसाब से, अच्छे खाने के हिसाब से सोचे, हेल्दी फूड के हिसाब से सोचे, तो ये कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर चीजें होती है। तो लेकिन भारत ने जब हरित क्रांति अपनाई, तब से ही भारत इन चीजों का प्रयोग लगातार बढ़ गया, और केमिकल दवाएं, खाद, यूरिया, अलग अलग तरह की उपाय चल गए, जिनसे कहीं न कहीं अपनी खेती तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो एक खाने के लिए होनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं गिरावट आती है, और उसके बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे प्रकोप अपन आज देखते हैं, चाहे कम एज में बालों का झड़ना या और भी चीजें, इस चीज का प्रकोप है अलग अलग तरह की, चाहे वो कैंसर से ऐसी बीमारियां, कि कहीं कहीं यहीं से उनका जन्मजात हुआ है। तो अपन जब अपन सोचें
कि ये ना हो तो कैसे हो, पर लेकिन इससे उत्पादन कम हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद का मेरा रिसर्च टॉपिक है पीएचडी में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सरकार ने ये बैलों को खेती करने पर लघु व सीमांत किसानों को 30,000 रुपये वार्षिक सहायता देगी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये केमिकल को उपयोग, इससे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगी। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो कैसे, क्योंकि खेत में एक ट्रैक्टर जाएगा तो उसका भी तो कोई प्रदूषण होता है ना, वो भी तो डीजल से चलता है, जो मशीन और चीजें चलती है वो भी तो कहीं कहीं प्रदूषण करती है ना, ग्रीन जो अपने एग्रीकल्चर एरिया उसको इम्पैक्ट करती है ना। तो एक प्योर उस तरीके से ये भी एक चीज सोची जाती है कि बैलों से यदि खेती होगी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो अपन इतना याद रखना है कि बैलों की खेती करने पर कितनी रुपए अपन को प्रोत्साहन राशि वार्षिक सहायता के रूप में सरकार प्रदान करती है, तो वो कितनी है, 30,000 रुपये वार्षिक सहायता के रूप में सरकार अपन को प्रदान करती है। ठीक है। अब अपन कुछ राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, उन खिलाड़ियों के बारे में देखेंगे कि वो किससे संबंधित है। जनरली खिलाड़ियों के बारे में हर महीने अपन एक दो दो चार चार पांच पांच खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि कोई स्पेशल इवेंट हुआ तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी अपन को जो नवंबर का महीना है उसमें अपन को यही देखने को मिलता है कि जो बेसिक बेसिक खिलाड़ी उनकी चर्चा में रहे। अब वो चर्चा में रहे वहां से क्यों, तो कुछ नहीं पूछेगा, वहां जनरली पूछेगा यदि वो कोई चर्चा में रहे तो किस खेल से संबंधित है। तो जो अपन मुख्य मुख्य रूप से जो खिलाड़ी है उनका अपन को कम से कम पता होना चाहिए, है ना। तो कोई बताएगा, पहले अपन नाम लेते हैं जिसमें कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, है ना। इन्होंने पैरालंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, है ना। फिर है अरुंधति चौधरी, ये है बॉक्सिंग की खिलाड़ी। अरुंधति चौधरी किसकी खिलाड़ी है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। फिर है अरसान खान, फीमेल मत समझ लेना, मेल ये अरसान खान, जो ये अभी चर्चाओं में रहा, क्यों रहा, ये वैसे जनरली सब मिलते हैं बॉडी बिल्डिंग से, है ना। इन्होंने इंडोनेशिया में मेडल जीता है अभी। कौन है, अरसान खान, है ना। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। अरसान खान बॉडी बिल्डिंग, इंडोनेशिया में गोल्ड जीता है इन्होंने। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग से संबंधित है। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। अपन इनको ये मान लो, जैसे कृष्णा नागर बहुत पॉपुलर प्लेयर है तो इनको तो पता होना चाहिए अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग की है, ये बहुत अच्छी खासी पॉपुलर है। ये तो अपन को आइडिया होना चाहिए जो बड़े जो मेन मेन प्लेयर है किस खेल से संबंधित है। क्योंकि डायरेक्टली जो छोटे एग्जाम है, चाहे आप बीएसटीसी का, सीईटी का, उस तरह के जो छोटे एग्जाम होते हैं वो डायरेक्टली वो करंट में चयन का मुद्दा है नहीं है। चाहे आप इसे जीके से संबंध रखें, जैसे स्टैटिक जीके बोलते हैं, उनसे संबंध समझे, कहीं से समझे, तो वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्या अरुंधति चौधरी किस खेल से संबंधित है, चाहे वो करंट में है ही नहीं। तो एक बड़ी प्लेयर है, पॉपुलर प्लेयर है राजस्थान की, तो सीधा बॉक्सिंग से। कृष्णा नागर किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। लिख लिया होगा। यस सर। ओके। एक और लिख लो, अवनी लखेरा, ये किससे संबंध है, इसको जानते हो।
शूटिंग से, ये भी आपको बार बार नाम सुनने को देखने को हर जगह मिल ही जाएगा शूटिंग से संबंधित। फिर है पाना देवी गोदारा। पाना देवी गोदारा, इनको गोल्डन दादी भी कहा जाता है। अब दादी तो स्वाभाविक तौर पर क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि इनकी एज इतनी होगी। तो इनकी एज कितनी है, 94 वर्ष की। इन्होंने लगभग अलग अलग खेलों में 16 गोल्ड मेडल जीते। वो कौन कौन से, दौड़ है ना। अब दौड़ अलग अलग तरह की होती है, 100 मीटर, 500 मीटर, है ना। तो ये मत सोचना 94 वर्ष की दादी इतनी कहां से दौड़ ली होगी, है ना। दौड़ में, शॉर्टपुट में, जेवलिन में, और यहाँ नॉर्मल गेम्स की बात हो रही है, डिस्क थ्रो में, अलग अलग गेमों में उन्होंने भाग लिया और 16 गोल्ड जीते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखती है कि अलग अलग गोल्ड में, चाहे सेम एज में कुछ भी आप अलग तरह की क्राइटेरिया हो, तो इनको गोल्डन दादी के नाम से जाना जाता है। कि इनको पाना देवी गोदारा, है ना। तो ये आपके स्टैटिक जीके का भी सिंपल क्वेश्चन है कि पाना देवी गोदारा या गोल्डन दादी किसे कहते हैं, तो वो है पाना देवी गोदारा। हाँ, स्टैटिक जीके की जब मैं आपको बात करूं, ये क्या होती है, मैं आपको ये चीज की सिंपल से समझा देता हूँ। स्टैटिक जीके ना तो ये करंट होती है, नो करंट, है ना। ना कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली या कोई इतिहास से संबंध होती है। ये कुछ चीजें होती है जो अपने आप किसी को अपन ने नाम दे दिया, जैसे राजस्थान का गांधी, राजस्थान का बजाज। तो एक सिंबॉलिक तौर पर अपन नाम देते हैं, कुछ ऐसी चीजें प्रयोग कर ले तो उनको अपन स्ट्रेटेजी के बोलते हैं। अब जैसे अपन को पता है अपनी लखेरा कोई मेडल जीत के आई, सब पूछा तो वो करंट हो गया। लेकिन सो पर्सन से पूछा कि हमने लखेरा किस खेल से संबंधित है, तो किस शूटिंग से, वो स्ट्रेटेजी के में आ गए, है ना। इस तरह का है। निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल नहीं है, निम्न में से राजस्थान के राज्यपाल थे या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए वो उनको अपन स्टैटिक जीके में समझते हैं। इसमें करंट भी नहीं होती, कोई ऐसा हिस्टोरिक चीजें भी नहीं होती, पर जीके के तौर पर जिन्हें अपन काउंट कर लेते हैं, लाइन टू लाइन जीके भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पाना देवी गोदारा गोल्डन दादी के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने लगभग 16 गोल्ड जीते हैं दौड़ में, शॉर्टपुट में, जेवलिन में, डिस्क थ्रो में। और वहीं अपनी लखेरा किससे संबंधित है, वो शूटिंग से संबंधित है। और अपन कृष्णा नागर की बात की तो वो अपन ने बात की बैडमिंटन से संबंधित है। और अरुंधति चौधरी की जब अपन बात की तो वो किससे संबंधित है, वो बॉक्सिंग से संबंधित है। इस तरह अपन चार चार पांच पांच नाम, जब अपन को जैसे 50 सेट नाम अपन को एक माइंड में रहे ना, ये किस खेल से संबंधित है, तो यकीन मानना कि करंट का एक क्वेश्चन तो आपका रेडीमेड है, क्योंकि स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और संभावना ये ज्यादा रहती है, कई बार ऐसा नहीं, कुछ भी पूछ ले करंट में, जब आपके जी के दे रही वो नेशनल, पर लोकल करंट का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें राजस्थान स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा, राजस्थान स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा अपन को आइडिया रहे कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो ये बेटर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तो अपन ने कर लिया होगा, है ना। और इसी के साथ अपनी नवंबर राजस्थान की करंट कंप्लीट होती है। ओनली राजस्थान की, मैं इंडिया की नहीं बोल रहा, राजस्थान नवंबर की करंट। अब कोई कमेंट करना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बिल्कुल बेशक अपनी बातें रख सकते हैं आप, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिया। हाँ, ये तो लिखने में हम पीछे नहीं रहे थे सारे। यदि लिखेंगे सर अब।
अच्छा, तो आपको क्या लगता है कितनी करंट आपको याद होगी अब तक? अब तक आरपीएससी वाली याद है और उसके बाद जो लिखवाया था वो याद है। ओके। वो जो थे ना, वो डिलीवरी सेकंड, वो जो पुरस्कार, वो नहीं हम्म। याद, थोड़े थोड़े। हम्म। पुरस्कार थोड़े थोड़े याद है। हाँ, 3 या 2 याद होंगे। ओके, ठीक है, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ये इतना इशू नहीं है। आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा और तभी ये याद होंगी। अब हेडिंग डालिए, दिसंबर, है ना, राजस्थान की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिले, है ना। जिसमें अपन पहला देखते हैं, पद्मनाभ सिंह, सवाई मानसिंह सेकंड किस खेल से संबंधित थे? पोलो। तो इनको भी पोलो में अर्जुन पुरस्कार मिला है। पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी, रुद्रांश खंडेलवाल। निर्मला भाटी को मिला है खो खो में, इसको पैराशूटिंग में, है ना। पद्मनाभ सिंह को किसमें मिला है? पोलो में। निर्मला भाटी को खो खो में और रुद्रांश खंडेलवाल को पैराशूटिंग में। ये 3 खिलाड़ियों को राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार मिले। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं। पद्मनाभ सिंह किससे संबंधित है? पोलो से। निर्मला भाटी खो खो से। रुद्रांश खंडेलवाल पैराशूटिंग से। या निम्न में से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या निम्न में से किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी और रुद्रांश खंडेलवाल। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब नाम बताओ बिना टीपे। दिया? यस सर। नाम बताना तीनों का। पदनाम सिंह, निर्मला भाटी, रुद्रांश खंडेलवाल। ओके। डॉक्टर कोमल कोठारी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी हर साल दिए जाते हैं। जो पूरी लाइफ में किसी ने कुछ कला के क्षेत्र में, किसी पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई अलग अलग तरह के काम कार्य किए हो, उनके लिए कोई ये पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? एक तो मिला है निरंजन बल्लभाचार्य, निरंजन वल्लभ भाई, और मिला है राजेंद्र चौधरी, हाँ, रामनाथ चौधरी। इनको जनरली गुरु के नाम से जाना जाता है। वैसे ही गुजरात से
सर आवाज ही नहीं आ रही है। निरंजन बल्लभ भाई निरंजन बल्लभ भाई और रामनाथ चौधरी को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले हैं। और वहीं अर्जुन पुरस्कार पद्मनाभ सिंह, निर्मला भाटी और रुद्रास खंडेलवाल, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार मिले। पद्मनाभ सिंह पोलो से संबंधित है और वहीं निर्मला भाटी खो खो से संबंधित है और रुद्रास खंडेलवाल किससे संबंधित है, वो पैराशूटिंग से संबंधित है। इस तरह तीनों को क्या मिला है, अलग अलग क्षेत्र में खेल में अर्जुन पुरस्कार राजस्थान से मिले हैं। अब मुझे भी लगता है कि तुम्हें आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, शायद आ रही है। नो सर सर कर लेने